नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट जुलाई 2024 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं दोस्तों। जो प्रीवियस ईयर पेपर आपका 21 जनवरी 2024 को आपका हुआ था दोस्तों। तो जो 21 जनवरी 2024 को आपका प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था, उसके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी अर्थात बाल विकास पर शिक्षा शास्त्र के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जो कि 21 जनवरी 2024 के एग्जाम में आए थे, उनका सोल्यूशन, डिटेल सोल्यूशन दोस्तों आज हम देखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है सीटेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही मायने रखते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देख लें तो आप एग्जाम में आसानी से पास कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं। सीडीपी का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है? अभी इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो दोस्तों पढ़ लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? दोस्तों ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा आंसर होगा आप कमेंट में बता सकते हैं। अब क्योंकि दोस्तों वाइगोत्स्की के बारे में बात की गई है, ये क्वेश्चन वाइगोत्स्की से रिलेटेड है, तो दोस्तों हम वाइगोत्स्की के बारे में कुछ बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जो वाइगोत्स्की जो है दोस्तों, इनका जो पूरा नाम होता है, इनका पूरा नाम जो होता है वो लेव एस वाइगोत्स्की दोस्तों होता है। क्या है दोस्तों? लेव एस वाइगोत्स्की इनका पूरा नाम है दोस्तों। और इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1896 में। 1896 में दोस्तों कहाँ हुआ था? 1896 में रूस में हुआ था, रसिया में हुआ था। तो आप कह सकते हैं ये कौन है भी दोस्तों? रसियन साइकोलॉजिस्ट हैं, ये आप कह सकते हैं दोस्तों। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1934 में हो गई थी। कभी थी? 1934 में हो गई थी। तो अगर आप देखें तो ये लगभग 38 साल जिए थे। कितने भाई? 38 साल जिए थे। तो ये अपनी 38 सालों में, 38 साल के जीवन में इतना कुछ कर गए कि इनको हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो ये इन्होंने ऐसी कौन सी बातें बताई जिससे कि हमें इनको पढ़ना पड़ रहा है, तो दोस्तों इस बारे में भी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जो लेव वाइगोत्स्की जो थे दोस्तों, इन्होंने जो अगर कोई व्यक्ति कुछ भी सीखता है ना दोस्तों, जैसे कोई छात्र है, कोई छात्र अगर कोई चीज़ सीखता है, तो इन्होंने 3 बेसिक नीड्स बताई हैं। क्या बताई हैं दोस्तों? 3 आधारभूत आवश्यकताएँ बताई। वो 3 आधारभूत आवश्यकताएँ कौन-कौन सी होती हैं दोस्तों, वो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। पहली तो मैं आपको बता दूँ, जो वाइगोत्स्की जी ने बताई थी, वाइगोत्स्की जी के अनुसार जो 3 आधारभूत जो आवश्यकताएँ थी वो थी जेडपीडी। पहली क्या थी? जेडपीडी। दूसरी क्या थी? एमकेओ। क्या थी दोस्तों? एमकेओ। और स्कैफोल्डिंग। क्या थी दोस्तों? स्कैफोल्डिंग। तो ये आधारभूत क्या थी दोस्तों? आधारभूत आवश्यकताएँ थी दोस्तों वाइगोत्स्की के अनुसार। तो दोस्तों ये जो जेडपीडी है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसे हम हिंदी में कह सकते हैं निकटवर्ती विकास का क्षेत्र दोस्तों। और ये जो एमकेओ है, इसे हम कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी कि अधिक जानकार अन्य। स्कैफोल्डिंग को हम कह सकते हैं पाड़ या ढांचा। क्या दोस्तों? पाड़ या मचान आप इसे कह सकते हैं दोस्तों। तो अब आप सोचते होंगे 3 जो स्टेज हैं, 3 जो नीड्स हैं, ये हम इनके बारे में जानते तो हैं नहीं। तो दोस्तों मैं आपको इसे बहुत ही आसान भाषा में समझा देता हूँ। ये जो जेडपीडी है, जिसे हम निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहते हैं, ये क्या है दोस्तों? जैसे कि आपने सीटेट के लिए क्या किया है? अप्लाई किया है। सीटेट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है। तो दोस्तों अब आपको ये तो पता है कि सीटेट में कौन-कौन से सब्जेक्ट आते हैं। सीडीपी आता है, मैथ आता है, साइंस आता है और हिंदी आता है, इंग्लिश आता है। ये सब्जेक्ट्स के तो पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है, मान लीजिएगा आपको सीडीपी पता है कि सीडीपी एक सब्जेक्ट आता है इसमें, सीटेट में एक सीडीपी नाम का सब्जेक्ट आता है, लेकिन इसके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये आपको नहीं पता है। तो अब जब आपको ये बात नहीं पता है, तो आप जिस जोन में हैं उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? जेडपीडी कहते हैं। लेकिन अब आपको ये जानने के लिए आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, गूगल की या यूट्यूब की। जैसे कि आप यूट्यूब पे आएँ ये जानने के लिए कि जो सीडीपी के क्वेश्चन है सीटेट में किस टाइप के आते हैं। तो ये जो आप हेल्प लेना चाह रहे हैं, जिससे हेल्प लेना चाह रहे हैं, जैसे या गूगल से ले रहे हैं या आप यूट्यूब से ले रहे हैं, तो ये गूगल और यूट्यूब जो है ये क्या हो जाएंगे दोस्तों? एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर्स हो जाएंगे, अधिक जानकार व्यक्ति हो जाएंगे, अधिक ज्ञानी व्यक्ति ये हो जाएंगे दोस्तों। तो गूगल और यूट्यूब को आप एमकेओ मान सकते हैं। लेकिन इससे जब आप हेल्प ले लेंगे, इसको देख के आप अब जैसे यूट्यूब पे आए, अब आपको पता चल जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर
आए थे, प्रीवियस ईयर में भी आए थे, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके नेक्स्ट एग्जाम में भी आएंगे दोस्तों। तो जो इससे जो हेल्प मिलेगी दोस्तों, इससे जो पाड़ मिलेगी वो क्या होगी दोस्तों, स्कैफोल्डिंग। मतलब टेम्पररी जो हेल्प होती है, मतलब एक प्रकार की हिंट जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं दोस्तों। तो इसको आप समझ सकते हैं एक प्रकार से। और जैसे किसी बच्चे को आपने क्लास में खड़ा किया, अब उससे आपने कुछ पूछा तो उसे पता तो है, लेकिन वो कहीं पे अटक गया है। क्या हो गया दोस्तों, अटक गया है। तो अटकने, जो वो अटक गया है, तो उसको हम जो थोड़ी सी हिंट जो देते हैं दोस्तों, जो थोड़ी सी हिंट जो देखते हैं, उससे ही हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, क्यों बताई हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर बायगॉस्की से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन के आंसर में जेडपीडी अर्थात जोन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर्स, या स्कैफोल्डिंग आ जाए दोस्तों, तो आपका जो आंसर होगा इन्हीं में से यही वाला होगा दोस्तों, या तो जेडपीडी वाला और एमकेओ वाला, स्कैफोल्डिंग वाला ही आपका क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हम देख लेते हैं दोस्तों। छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, बिल्कुल नहीं, ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। और अगर आप इंग्लिश में देखें तो स्कैफोल्डिंग आपको दूर से ही दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका दूसरा ही आंसर हो जाएगा। पहला तो होगा नहीं, छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, बिल्कुल नहीं। छात्र को आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, मतलब उसे हम क्या करेंगे, हेल्प कर देंगे, थोड़ी सी हिंट दे देंगे, तो उससे वो अच्छे से सीखने लगेगा दोस्तों। और छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति, बिल्कुल नहीं देंगे, थोड़ी भी हम हेल्प करेंगे। और केवल बात आ गई, केवल वाला वर्ड आ गया, तो ये तो नेगेटिव होता है, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम सीटेट के जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उनमें हमें एक चीज देखनी है कि जिसमें बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा, जिसमें जो छात्र होगा ज़्यादा एक्टिव होगा, ज़्यादा सक्रिय होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर होने वाला है। और छात्र के बारे में, बच्चे के बारे में अगर कोई गलत सलत बातें की गई हैं तो वो हमारा आंसर नहीं होता है दोस्तों। वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, वो हमारा आंसर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। अब इसके साथ ही मैं दोस्तों बता दूं वाइगोत्स्की के बारे में, इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो वाइगोत्स्की जी थे, इन्होंने एक चीज और बताई थी। क्या बताई थी, जो सीखने की 3 फैक्टर बताए थे, सीखने को प्रभावित करने के जो 3 फैक्टर बताए थे, वो क्या होते हैं, वो भी मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। इसकी एक ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं, SCL। SCL मतलब एस फॉर सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन मतलब सामाजिक अंतःक्रिया। मतलब कोई बच्चा कुछ भी अगर सीखता है तो वो इन 3 चीज़ों की हेल्प से सीखता है। सोशल इंटरेक्शन मतलब सामाजिक अंतःक्रिया, जब हम किसी से सामाजिक अंतःक्रिया करेंगे, दूसरों से बातचीत करेंगे, तो उससे भी हम थोड़ा बहुत सीखते हैं। और सी फॉर क्या होता है दोस्तों, कल्चर। सी फॉर क्या होता है, कल्चर। तो कल्चर अर्थात संस्कृति, संस्कृतियों से भी हम सीखते हैं। और लैंग्वेज, लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे सीखने में, इनके अकॉर्डिंग, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। ये जो 3 फैक्टर होते हैं सीखने को प्रभावित करने के, वो SCL, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज। तो दोस्तों आप इस चीज़ को भी याद रख सकते हैं, अगर वाइगोत्स्की से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है और आपको उसमें सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज अर्थात भाषा, संस्कृति और सामाजिक अंतःक्रिया वाले शब्द दिख रहे हैं, तो वही आपका क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इसका तो जो राइट आंसर हो गया वो हमारा स्कैफोल्डिंग की वजह से क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। क्या हो गया, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या कह रहा है दोस्तों, देख लेते हैं आराम से। किशोर अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसको दोस्तों मार्क करके रखना है आपको, जिसमें नहीं वाला आता है तो उसको हमें अच्छे से देखना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें उसका आंसर देना होता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, देख लेते हैं। तो जो किशोर अवस्था है दोस्तों, जो किशोर अवस्था होती है, इसके बारे में हमें पहले पता होना चाहिए इसका आंसर देने से पहले। तो किशोर अवस्था जो दोस्तों होती है, वो हमारी लगभग 12 से 18-19 साल के करीब, इसके बीच की अवस्था को हम क्या कहते हैं, किशोर अवस्था कहते हैं। और ये जो दोस्तों अवस्था होती है किशोर अवस्था, ये हमारा बचपन जो होता है, और वयस्क अवस्था जो होती है, इसके बीच की जो अवस्था होती है वो हमारी क्या होती है, किशोर अवस्था ही होती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस किशोर अवस्था को दोस्तों तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, तूफान की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में, किशोर अवस्था में दोस्तों, जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक जितने भी विकास हैं बहुत ही तेजी से होते हैं।
कौन सी भी किशोर अवस्था में बहुत ही तेजी से होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं भी, तूफान की अवस्था कहते हैं दोस्तों। इसे क्या कहते हैं, तूफान की अवस्था कहते हैं दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो अवस्था होती है किशोर अवस्था, इसे कठिन अवस्था भी कहा जाता है। हमारे जीवन की सबसे कठिन अवस्था जो कही जाती है वो किशोर अवस्था को ही कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है, किशोर अवस्था को ही कहा जाता है। और ये हमारी क्या होती है, सामाजिक रचना होती है दोस्तों। तो किशोर अवस्था एक सामाजिक रचना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और हमसे नहीं वाला पूछा है। दूसरा, किशोर अवस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये भी हमारी क्या हो जाती है, बिल्कुल सही बात हो जाती है। तीसरा हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, तीसरा कह रहा है किशोर अवस्था बचपन बचपन वयस्कता बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक विकास जो होते हैं बहुत तेजी से होते हैं। बिल्कुल ये क्या कह रहा है, बिल्कुल सही बात ये कह रहा है दोस्तों। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इसके साथ ही चौथा ऑप्शन हमारा, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से क्या करते हैं दोस्तों, एक समान तरीके से, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, अब उसे सही कर लिया गया है दोस्तों। तो हमारा क्या हो गया दोस्तों, हमारा किशोर अवस्था एक सामाजिक रचना है, बिल्कुल सही बात है। किशोर अवस्था आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। किशोर अवस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है, ये बात भी बिल्कुल सही है, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक विकास में परिवर्तन होते हैं दोस्तों। और ये विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं, ये बात बिल्कुल कहनी गलत हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग तरीके से किशोर अवस्था में लोग जो है अनुभव करते हैं, प्रवेश करते हैं दोस्तों। तो ये बात बिल्कुल गलत कही गई और हमसे गलत ही पूछी गई। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये भी हम देख लेते हैं दोस्तों। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता क्या है भाई, आंतरिक रूप से प्रेरित है, बाहरी रूप से प्रेरित है, महारत उन्मुख शिक्षार्थी है या असफलता परिहार शिक्षार्थी है। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, जब हम आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं किसी भी चीज को करने के लिए, तो वो किसी पैसे के लिए थोड़ी ना की जाती है। जब हम आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं तो वो पैसे के लिए नहीं की जाती, हम खुद के लिए करते हैं। वो क्या करते हैं, हम खुद के लिए करते हैं। लेकिन जब कोई चीज़ किसी लुभावनी चीज़ की वजह से, कोई चीज़ मिल जाए इस वजह से हम कर रहे हैं, तो वो तो कहीं न कहीं बाहरी रूप से प्रेरित होता है। वो व्यक्ति क्या होता है दोस्तों, बाहरी रूप से प्रेरित होता है। और इसमें साफ-साफ लिखा गया है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। वो क्या करती है दोस्तों, नकद कैश का जो है पाना चाहती है, नकद कैश का पुरस्कार पाना चाहती है। इस वजह से वो उत्सुकता से भाग लेना चाहती है नृत्य प्रतियोगिता में। तो दोस्तों आप कह सकते हैं ये क्या है भी, बाहरी रूप से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से क्या होगा। मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल नहीं भी। जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं उसे कमी के रूप में बिल्कुल नहीं स्वीकार करना चाहिए, वो कोई कमी थोड़ी ना होती है, वो तो एक अच्छी चीज़ है। और दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए, बिल्कुल नहीं नज़रअंदाज करना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताएं जो होती हैं उसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों। और भिन्नताओं को मानव विविधता को प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल मानना चाहिए। भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्येक विशेषता के रूप में मानना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। और सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य, अब दोस्तों मैं आपको बता दूं एक चीज और, ये जो अनम्य है ना, ये क्या है, अनम्य। अनम्य क्या, रिजिड। अगर रिजिड वाली, अनम्य वाली बात की जाती है तो ये दोस्तों निगेटिव वर्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, निगेटिव वर्ड होते हैं। और मैंने एक टैग वर्ड्स वाली क्लास कराई है जो केवल 10 से 12 मिनट की, अगर आप उसे देख लेंगे तो आप बहुत अच्छा
कर जाएंगे पेपर में। तो दोस्तों उसे भी आप देख लेना। और बाकी जो अनम जो आ जाता है ये नेगेटिव वर्ड है, तो ये हमारा आंसर नहीं होने वाला है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं होती क्या है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच, चाहे आप और मैं मान लो, या किन्हीं भी व्यक्तियों के बीच जो उनकी आदत, बुद्धि या भाषा या अन्य व्यवहारों में जो अंतर होता है दोस्तों, वही हमारी क्या होती है, व्यक्तिगत भिन्नताएं कहलाती हैं दोस्तों। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है दोस्तों, इसे हम कमी के रूप में बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते, और ना ही इसे हम नज़रअंदाज करेंगे दोस्तों, और ना ही हम इसे रिजिड मानेंगे, अनम्य मानेंगे। ये हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान ज्ञान क्या है, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ज्ञान क्या था, ये हमसे पूछा गया दोस्तों। अब क्योंकि दोस्तों जीन पियाजे के बारे में बात की गई है, अब हमसे किसके बारे में बात की गई दोस्तों, जीन पियाजे के बारे में बात की गई, तो हम जीन पियाजे के बारे में कुछ बताते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो वाइगोत्स्की जी थे उनका जन्म कब हुआ था, 1896 में हुआ था दोस्तों। ऐसे ही जीन पियाजे जी का भी जन्म 1896 में ही हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 1896 में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, 1980 में हुई थी। लेकिन इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो ये हम कह सकते हैं जो जीन पियाजे जो थे वो क्या थे भाई, स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, स्विट्जरलैंड के जो मनोवैज्ञानिक थे हमारे, कौन भाई, जीन पियाजे जी। ठीक है दोस्तों। अब इन्होंने क्या बताया भी, नॉलेज क्या होती है, नॉलेज क्या होती है दोस्तों, ये व्यक्तिगत रूप से खुद निर्मित की जाती है। ये क्या की जाती है भाई, बच्चा खुद निर्माण करता है, जो नॉलेज होती है, ज्ञान का निर्माण बच्चा खुद करता है, ये बात इन्होंने कही थी दोस्तों। तो देख लेते हैं दोस्तों हमारे बाकी का, हम इससे के बारे में, जीन पियाजे जी के बारे में डिटेल से जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, किसी अन्य क्लास में करेंगे पूरी जीन पियाजे के बारे में डिटेल से बात दोस्तों। तो दोस्तों अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा क्या क्या कह रहा है। पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। ये क्या कह रहे हैं दोस्तों, ये हमारे कह रहे हैं पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। जैसा कि अभी मैंने बताया, ये क्या किया जाता है, बच्चे के द्वारा ही निर्मित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर तो यही हो जाएगा। बाकी हम दूसरे भी आंसर देख लेते हैं। अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात की ओर, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। अधिक जानकार अन्य तीनों के साथ बातचीत से सह निर्मित, ये भी नहीं होगा। एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने, देख लेते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन, तो जो एक प्रगतिशील कक्षा होती है उसमें जो टेस्ट होता है, जो आकलन होता है, वो किस टाइप का होता है, गतिशील होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, योगात्मक होता है, या फिर हमारा क्या होता है दोस्तों, मानक संदर्भित होता है, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो प्रगतिशील शिक्षा होती है वो क्या होती है, जो प्रगतिशील शिक्षा होती है, हम इसमें जो हमारी जितनी भी प्रोजेक्ट विधि हैं, जितनी भी प्रकार की प्रयोगशाला विधि हैं, सबका हम इसमें यूज करते हैं दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो प्रगतिशील कक्षा होती है इसमें हमारा टीचर और स्टूडेंट दोनों हमारे क्या होते हैं दोस्तों, एक्टिव होते हैं। दोनों क्या होते हैं, इसमें एक्टिव होते हैं, टीचर और स्टूडेंट दोनों हमारे एक्टिव होते हैं दोस्तों। दोस्तों जब दोनों एक्टिव होते हैं तो इसमें जो टेस्ट होता है वो रचनात्मक तरीके से होता है। क्या होता है दोस्तों, रचनात्मक तरीके से होता है, हम कह सकते हैं मतलब गतिशील होता है। क्या होता है दोस्तों, डायनामिक होता है, गतिशील होता है, ये वस्तुनिष्ठ नहीं होता है, ना ही योगात्मक होता है। क्योंकि आपको पता है योगात्मक क्या होता है दोस्तों, जो हम पूरी साल जब पढ़ लेते हैं उसके बाद में जो लास्ट में हमारे एग्जाम होते हैं उसका जब रिजल्ट आता है केवल रिजल्ट के लिए, तो वो हमारा क्या होता है, योगात्मक होता है। तो ये भी नहीं होगा और मानक संदर्भित भी नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, गतिशील होता है। क्या होता है भाई, डायनामिक हमारा टेस्ट होता है, आकलन जो होता है वो डायनामिक होता है, गतिशील होता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इससे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है।
तो दोस्तों अगर आप किसी भी चीज़ को याद कर पा रहे हैं या किसी भी कोई भी चीज़ अभी तक आपको याद है, मान लो 1 साल पहले या 6 महीने पहले आपने कोई चीज़ पढ़ी, तो अभी तक आपकी मेमोरी में स्टोर है। आपकी मेमोरी में क्या है दोस्तों? अभी तक क्या है? स्टोर है। आपकी मेमोरी में क्या है अभी? स्टोर है। आपके दिमाग में क्या है अभी तक? स्टोर है, संग्रहित है। तो दोस्तों इसका रीज़न क्या है? क्या आपने उसे डिके कर दिया, आप उसे खो चुके हैं इसलिए, या आप उसे भूल चुके हैं इसलिए है आपके दिमाग में, या पुनर्प्राप्ति कर चुके हैं इसलिए? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपने उसको क्या किया था, आपने उसे सबसे पहले उसे ध्यान से पढ़ा था। कहीं ना कहीं आपको अभी तक ABCD याद है, तो इसका रीजन क्या है? भी आपने कहीं ना कहीं ध्यान से पढ़ा होगा। या कोई भी चीज़ अगर आपको पता है 6 महीने पहले की या 1 महीने पहले की, अगर कोई भी चीज़ आपको पता है, आप कोई चीज़ अपनी मेमोरी में स्टोर कर पा रहे हैं, तो आप उसको क्या करेंगे दोस्तों? पहले अटेंशन देंगे उस पे, आप उसको क्या करेंगे? ध्यान से ध्यान देंगे उस पे, तभी तो आप अपनी मेमोरी में सेव कर पाएंगे, अपनी मेमोरी में जो है स्टोर कर पाएंगे। तो दोस्तों हमें क्या करना होता है? ध्यान देना होता है, अटेंशन करना होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, मतलब जिसमें ज़्यादा मतलब विश्लेषण करना पड़ेगा, मतलब एक लाइन में या एक शब्द में जिसका आंसर ना आए, जिसमें ज़्यादा हमें आंसर देने के लिए थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़े, वो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? देख लेते हैं कौन सा हमारा होगा। टू किल ए मॉकिंग बर्ड, टू किल ए मॉकिंग बर्ड, मान लीजिए कोई टॉपिक है, उस पे कोई उपन्यास है, तो उसका कथानक क्या है? आपने ये पढ़ा, अब आपसे पूछ लिया गया भाई इसका कथानक क्या है, तो इसमें आपको क्या विश्लेषण करना पड़ेगा? ज़्यादा विश्लेषण नहीं करना पड़ेगा, आप पढ़ेंगे और उसका कथानक बता सकते हैं दोस्तों। और टू किल ए मॉकिंग बर्ड उपन्यास का विषय, उसका सब्जेक्ट अगर पूछा जाए, तो उसमें भी आपको ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा विश्लेषण नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, ज़्यादा एनालिसिस नहीं करनी पड़ेगी। टू किल ए मॉकिंगबर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करता है दोस्तों? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जहां पे कैसे बात आ जाती है ना, जहाँ पे कैसे बात आ जाती है, तो उसमें हमें थोड़ी जद्दोजहद करनी होती है, उस चीज़ के बारे में विश्लेषण करना होता है, तभी हम बता पाएँगे कि वो चीज़ कैसी है, या हम उसके बारे में राय तभी हम दे पाएँगे कि वो चीज़ कैसी है, या उसमें जो प्रतीकवाद का उपयोग किया गया है वो कैसे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 में क्या है कि इसका नायक कौन है? तो इसका नायक के बारे में तो हम बहुत आसानी से बता देंगे, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें हाउ आ जाए वो समझ लो आपका आंसर हो जाता है। उसमें आपको ज़्यादा विश्लेषण करने की ज़रूरत पड़ती है, एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। अब हम बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों। ये अभिकथन और कारण है दोस्तों। तो पहला हमारा क्या है? अभिकथन है, और दूसरा हमारा कारण दिया गया है। तो जो अभिकथन दिया गया है उसका सही कारण ये है या नहीं है, इस बारे में हमसे पूछा गया है दोस्तों, और इसके अकॉर्डिंग हमें क्या देना होगा? इसका आंसर देना होगा दोस्तों। देख लेते हैं। शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के ऋणानुबंधता और पूर्वाग्रहों का पर चिंतन करना चाहिए। ये कह रहा है भाई, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि ये कह रहा है जो शिक्षक होते हैं उनको कंटिन्यू अपने अपने स्वयं के बारे में जो रूढ़िवादिता है, जो पूर्वाग्रह चले आ रहे हैं, जो पुरानी रीति रिवाजें चली आ रही हैं कि ये लड़की कर सकती हैं ये काम, ये लड़के कर सकते हैं ये काम, तो इस टाइप की जो रूढ़िवादिता जो होती हैं वो उसके दिमाग में जो है उन पर चिंतन करना चाहिए कि वो सही है या गलत है। तो इस बारे में सब चीज़ों के बारे में शिक्षकों को निरंतर क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है दोस्तों। दूसरा इसका कारण क्या है दोस्तों? सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो दोस्तों। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। जो सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ जो होता है वो यही होता है, जो शिक्षक हो वो कैसा हो दोस्तों? थिंकिंगफुल हो, कैसा हो दोस्तों? चिंतनशील हो। तो अगर चिंतनशील शिक्षक है तो वही हमारा सही अच्छा शिक्षक होता है कहीं ना कहीं। अब हम देखें, अगर हम इन दोनों को देखें तो हमारा जो कारण है वो बिल्कुल कारण भी अभिकथन का बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है, और ए की आर सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों। देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके
सामने। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है? इसका केंद्रीय तर्क क्या है दोस्तों? तो इसका डायरेक्टली मैं आपको बता दूं, ये कई बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है। देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? एथिक्स ऑफ केयर एंड फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हमारा अभिकथन और कारण वाला है, ये भी हम देख लेते हैं दोस्तों कैसे कर पाएंगे हम। तो अभिकथन हमारा जो दिया है वो क्या दिया गया? वास्तविक जीवन की समस्याओं को मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। क्या मिलते हैं दोस्तों? कई रास्ते मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब हम बच्चों को वास्तविक जीवन से रिलेट करके हम कोई चीज़ पढ़ाएंगे और मूर्त अनुभवों से सिखाएंगे, जैसे कि अगर मैं फ़ोन के बारे में बात करूं तो मैं उन्हें दिखाऊं कि दोस्तों बच्चों जो फ़ोन होता है वो इस टाइप का होता है, उन्हें दिखा के, मूर्त चीज़ों को दिखा के और वास्तविक जीवन में जो चल रहा है उनके उन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर मैं बातें बता के एग्जाम्पल दे के उन्हें समझा रहा हूँ तो वो अच्छे से समझ पाएंगे दोस्तों। तो ये जानकारी जो होंगी वो कई रास्ते से मिलती हैं दोस्तों। बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं दोस्तों इससे। तो ये अच्छी तरह से सीखेंगे, क्योंकि अगर मैं वास्तविक जीवन और मूर्त अनुभवों से सिखाऊंगा तो दोस्तों तो ये बिल्कुल बात सही हो जाती है। अब इसका कारण क्या दिया गया है दोस्तों? विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमित होता है। क्या कह रहा है दोस्तों? विकास जो होता है वो अपेक्षाकृत क्या कैसा होता है दोस्तों? व्यवस्थित और अनुक्रमित होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन आप अगर देखें तो इन दोनों चीज़ों को क्या रिलेट कर पा रहे हैं? बिल्कुल रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। ये विकास एक अलग चीज़ हो गई है, लेकिन ये जो बात कही गई है ये बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों ये बातें तो दोनों सही हैं, लेकिन ये जो जो कारण है इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा है, अभिकथन की जो है व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हर बार के एग्जाम में आता ही आता है, 100% आता है। तो दोस्तों आज की क्लास देख के आपका 1 नंबर इस क्वेश्चन से पक्का होने वाला है दोस्तों। देख लेते हैं। अपपठन वैकल्य डिस्लेक्सिया एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है दोस्तों। तो ये किस प्रकार की स्थिति है ये हमसे पूछा गया है। भावात्मक है, तांत्रिकी है, न्यूरोलॉजिकल है, शारीरिक है, ये संवेदी है। ये किस प्रकार की स्थिति है ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, डिसलेक्सिया जो है दोस्तों वो हमारी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। कैसी है दोस्तों? न्यूरोलॉजिकल हमारी कंडीशन है। तो इसमें होता है क्या दोस्तों? डिसलेक्सिया जो होती है उसमें जो बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। क्या होती है भाई? पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि वो बी को डी समझ लेंगे। बी को क्या, अगर आपने बी बोला तो वो डी समझ लेंगे, डी समझ के लिख देंगे। और आपने अगर डी बोला तो वो बी समझ के लिख देंगे। वो क्या कर देंगे? बी समझ के लिख देंगे। और ऐसे ही आप वाज, अगर आपने वाज बोला तो आप बाज बोलेंगे, वो सुनेंगे, मतलब आप बोलेंगे वाज, लेकिन वो सा लिख देंगे। मतलब इतनी समझ नहीं हो पाती उनके अंदर। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है, डी को बी, बी को डी, बाज को सा, इस टाइप से जो लिखते हैं सुन के, तो वो जो प्रॉब्लम होती है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो क्या होती है दोस्तों? डिसलेक्सिया होती है। क्या होती है दोस्तों? डिसलेक्सिया होती है। क्या होती है दोस्तों? डिसलेक्सिया होती है। और ये क्या होती है? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। न्यूरोलॉजिकल है और लिंक साउंड विद सिंबल्स, लिंक साउंड विद सिंबल्स। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक जो प्रॉब्लम होती है हमारी वो होती है अफेजिया। क्या होती है दोस्तों? अफेजिया। तो अफेजिया जो दोस्तों होती है वो क्या होती है? ये हमारी भाषा या संप्रेषण से संबंधित अशक्तता होती है। प्रॉब्लम जो होती है वो भाषा से संबंधित, भाषा या मतलब लैंग्वेज या कम्युनिकेशन से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी क्या होती है? अफेजिया होती है, भाषा या संप्रेषण से संबंधित दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, डिसग्राफिया। डिसग्राफिया जो दोस्तों होती है, डिसग्राफिया जो होती है, आप देख सकते हैं दोस्तों, ग्राफिया मतलब लिखने से संबंधित कोई बात है। क्या है? लिखने से संबंधित, ग्राफ से आप याद रख सकते हैं लिखने संबंधी कोई बात है। तो जो डिसग्राफिया वाली प्रॉब्लम होती है उसमें क्या होता है दोस्तों? लिखने में प्रॉब्लम होती है। बच्चे को क्या होती है? लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
तो ये डिस्ग्राफिया लिखने वाली प्रॉब्लम हो गई दोस्तों। इसके साथ ही डिसकैलकुलिया, क्या दोस्तों, डिसकैलकुलिया जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो डिसकैलकुलिया जो होती है दोस्तों, आप देख सकते हैं जो कैलकुलेशन होती है वो हमारी किस में की जाती है दोस्तों, वो मैथ में की जाती है। मैथ में कैलकुलेशन की जाती है, गणित में कैलकुलेशन की जाती है। तो ये क्या होती है दोस्तों, ये गणित को समझने में कहीं ना कहीं हमारी असमर्थता जो होती है, प्रॉब्लम होती है, गणित को समझने वाली समस्या जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है, डिसकैलकुलिया कहलाती है। और जो लिखने में प्रॉब्लम होती है वो डिसग्राफिया कहलाती है। और भाषा या संप्रेषण में जो प्रॉब्लम होती है वो अफेजिया कहलाती है। और जो पढ़ने में प्रॉब्लम होती है वो हमारी डिसलेक्सिया कहलाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। एक माध्यमिक स्कूल छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? तो इसमें हमारा सही आंसर कौन सा होगा, हम देख लेते हैं। छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने को दें। बिल्कुल याद करने वाली बात क्या होती है दोस्तों, नेगेटिव होती है। नियम वाली बात क्या होती है दोस्तों, नेगेटिव होती है। विद्यार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्य पत्रक पूरी करने को कहें। बिल्कुल हम फोर्स मतलब इस टाइप के काम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, बच्चों को मतलब बहुत ज़्यादा गृह कार्य देने वाली बात नहीं करेंगे या बच्चों को पिटाई करने वाली बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये बातें सारी गलत होती हैं। क्योंकि बच्चा तो भाई खुद में एक समझदार बच्चा होता है और वो खुद एक नन्हा वैज्ञानिक होता है दोस्तों। तो हम उन पे ये नहीं कह सकते कि इसे मतलब ये बच्चा सही नहीं है, इसे कुछ आता जाता नहीं है, इस टाइप की बातें हम नहीं कर सकते उनके बारे में। तो दोस्तों ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कार्यपत्रक को पूरी करने के लिए हम उसे फोर्स नहीं करेंगे, ज़्यादा नहीं कहेंगे। विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहेंगे। बिल्कुल नहीं कहेंगे दोस्तों, हम ये भी उन्हें नहीं कहेंगे। और दोस्तों अब हम देख सकते हैं छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। मतलब हम बच्चों से ये कहें कि बच्चों आप छोटे छोटे समूह में अपने वर्तमान मुद्दों पर आपस में बातचीत करें, शोध करें और फिर अपने जो निष्कर्ष हैं वो हमें कक्षा में आके बताएं, प्रस्तुत करें। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा, क्योंकि अपने साथ के जो बच्चे होंगे, जो उसके छोटे छोटे अपने साथ के बच्चों का जो समूह बनाएगा, उनके साथ बच्चा ज़्यादा घुल मिल सकता है, अच्छे से बात कर सकता है किन्हीं भी चीज़ों के बारे में दोस्तों। तो इसमें बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा, सबसे ज़्यादा सक्रिय होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने दोस्तों। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास की जो अवस्था होती है उसमें बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है, कौन सी अवस्था के? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो कोहलबर्ग हमारे होते हैं, जो कोहलबर्ग जी हैं, उन्होंने नैतिक विकास की 3 लेवल दिए हैं। कितने लेवल दिए हैं दोस्तों? जो लेवल दिए हैं कोहलबर्ग जी ने, वो दिए हैं 3। और स्टेज, प्रत्येक लेवल में 2-2 स्टेज दिए हैं। तो टोटल स्टेज की बात की जाए दोस्तों, तो टोटल 6 स्टेज दिए गए हैं। टोटल कितने स्टेज दिए गए हैं? 6 स्टेज दिए गए हैं। अब इसमें जो लेवल दिए गए हैं वो कौन-कौन से दिए गए हैं, उनके बारे में भी दोस्तों मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। तो पहला लेवल के बारे में हम बात करें तो प्री प्री कन्वेंशनल प्री कन्वेंशनल हमारा जो हो जाता है लेवल हो जाता है, जिसे हम पूर्व पारंपरिक नैतिकता भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्व पारंपरिक नैतिकता कहते हैं। दूसरा हमारा पारंपरिक नैतिकता भी हम कह सकते हैं। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? पारंपरिक नैतिकता हो जाएगा। और तीसरा जो दोस्तों हो जाएगा हमारा फॉर्मल मतलब हम कह सकते हैं उत्तर पारंपरिक अवस्था भी हम कह सकते हैं। उत्तर पारंपरिक नैतिकता भी हम उसे कह सकते हैं दोस्तों। तो जो प्री कन्वेंशनल जो होता है स्टेज, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो बच्चा कोई भी काम करता है वो क्या करता है दोस्तों, डर से बचने के लिए कि दंड, कहीं उसे कोई दंड ना दे दे। तो मैं आपको बता दूं, जो पहला स्टेज होता है, जो हमारा पहला जो क्या होता है लेवल होता है, उसमें 2 स्टेज होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? 2 स्टेज होते हैं। तो हम उसको कैसे याद कर सकते हैं? पीपी से। पीपी मतलब डर की वजह से, मतलब पनिशमेंट या दंड की वजह से वो क्या करता है, कोई बच्चा अगर कोई काम कर रहा है स्टेज 1 में, तो वो पनिशमेंट या डर की वजह से वो काम करेगा दोस्तों। और दूसरा
दूसरे स्टेज में क्या करेगा भाई, प्राइज, कोई रिवार्ड वगैरह अगर उसे आप दे दें, आप कहेंगे कि बच्चा आप हमारे लिए 1 गिलास पानी ला दो, हम आपको एक चॉकलेट देंगे, तो इस वजह से अगर कोई काम कर रहा है तो वो दूसरे स्टेज में आ जाएगा। और अगर वो इस डर से कर रहा है कि यहाँ पिटाई ना कर दें उसकी, तो वो जो कर रहा है वो स्टेज 1 में अर्थात डर की वजह से कर रहा है। अब दूसरे लेवल में जो स्टेज है दो, वो कौन कौन से हैं दोस्तों, उसे हम आप याद कर सकते हैं जी और एस से, उसे आप जी और एस से याद कर सकते हैं। गुड बॉय गुड गर्ल, गुड बॉय नाइस गर्ल, मतलब जो तीसरा स्टेज जो होगा दोस्तों, तीसरे स्टेज में जब बच्चा कोई काम करता है तो उसका रीजन ये होता है, वो इसलिए करता है जिससे कि जो सामने वाला बंदा है, जैसे आप अगर उस 1 गिलास पानी मंगा रहे हैं, तो बच्चा अगर काम कर रहा है तीसरे स्टेज में तो वो इसलिए करेगा जिससे कि आप उसे समझे कि ये एक अच्छा बच्चा है या अच्छी लड़की है, इस वजह से वो काम करता है गुड गर्ल या नाइस, गुड बॉय या नाइस गर्ल बनने के लिए दोस्तों। जो चौथा स्टेज होता है, जो चौथा स्टेज होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, ये सोशल ऑर्डर, जो सामाजिक नियम है उनको मानने के लिए काम करता है दोस्तों। इसके बाद जो तीसरा लेवल जो होता है उसमें भी 2 स्टेज होते हैं, उसमें भी कौन कितने स्टेज होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं, तो 5वां और छठा, तो ये कौन कौन से होते हैं, इसे आप आईएएस से याद कर सकते हैं। आईएएस मतलब इंडिविजुअल, मतलब खुद से समझकर, मतलब जो संवैधानिक रूप से सही होता है बच्चा वो करता है। और जो छठा लेवल होता है, छठा जो स्टेज होता है उसमें समाज के लिए जो सही होता है खुद से सोच के वो करता है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, पारंपरिक नैतिकता अर्थात कन्वेंशनल मोरालिटी। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 ये रहा आपके सामने दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है, ये हमसे पूछा गया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर समावेशी कक्षा के बारे में बात की गई। तो दोस्तों समावेशी कक्षा का मतलब क्या होता है दोस्तों, एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब हर प्रकार के, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म या किसी समुदाय से हो, या चाहे वो दिव्यांग हो या नॉर्मल हो, सभी को एक क्लास में जो है पढ़ाना, एक ही क्लास में पढ़ाना और एक जैसा पढ़ाना, वही हमारा क्या होता है दोस्तों, समावेशी शिक्षा कहलाती है। वही हमारी क्या कहलाती है दोस्तों, समावेशी शिक्षा जो होती है दोस्तों कहलाती है, समावेशी कक्षा कहलाती है। और जो एक साथ हम पढ़ाते हैं तो वो हमारी समावेशी शिक्षा भी कहलाती है दोस्तों। तो इसमें कौन सा उदाहरण नहीं है समावेशी कक्षा का, ये हमसे पूछा गया है। विविध दृष्टिकोणों का समावेशन, विविध दृष्टिकोणों का समावेशन समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा, लेकिन हमसे पूछा है गलत। उचित समावेशन का पालन, बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी दोस्तों। विभेदित निर्देशन देना, ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी, लेकिन प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित हम बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्तों। अगर कंपटीशन वाली बात आ जाए या कंपटीशन को इनकरेज करने वाली बात आ जाती है तो वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा क्या है, नेगेटिव, और हमसे नेगेटिव ही पूछा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने दोस्तों। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। तो दोस्तों आपको पता है रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है, कक्षा के दौरान जो मूल्यांकन किया जाता है वो रचनात्मक मूल्यांकन होता है दोस्तों। और जो हमारी पोर्टफोलियो होती है उसमें हम दोस्तों क्या करते हैं, जो बच्चा होता है उसके बारे में अच्छा बुरा जो भी चीज़ें हैं सब उसमें लिखते हैं। तो दोस्तों वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, बिल्कुल शामिल करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बिल्कुल नहीं, अंतिम उत्पाद की संतुष्टि पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं केंद्रित करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। और वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं, हाँ दोस्तों बिल्कुल पेश करते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो में तो बच्चे के बारे में जो अच्छा होता है वो भी लिखा होता है और जो बुरा होता है हम सब कुछ लिख कर रखते हैं। तो दोस्तों हमारा ए बी और डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ए बी डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके सामने दोस्तों।
निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है दोस्तों? देख लेते हैं। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रतिस्पर्धा वाली बात हो गई, तो ये तो हमारा वैसे ही गलत हो जाएगा, ये तो हमारा वैसे ही गलत हो जाएगा। और किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात, मतलब समझ और कौशल को सुधारने पर ध्यान देने वाली बात सही है, तो ये कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि सही आंसर है। लेकिन इससे अच्छा अगर कोई आंसर होगा तो हम उस पर क्लिक करेंगे। तो देख लेते हैं नेक्स्ट। भारी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना बिल्कुल गलत बात है। भाई भारी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए हम थोड़ी ना करेंगे। अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने के लिए बिल्कुल नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। देख लेते हैं ऑप्शन इसके। शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है, ये हमसे कहा गया है, बिल्कुल नहीं। ये क्या है दोस्तों, हमसे क्या कहा गया? तो दोस्तों ये बात प्रगतिशील जो शिक्षा होती है उसमें ये बात कहना बिल्कुल गलत हो जाता है। ये बात कहना क्या हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें शिक्षक और जो छात्र होते हैं दोनों प्राथमिक स्रोत ही होते हैं दोस्तों। तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। दूसरा देख लेते हैं, हमसे क्या पूछा, सबसे अच्छा वर्णन जो करता है प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की, वो उसके बारे में बात करेंगे। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन अर्थात स्कैफोल्डिंग देता है। हमारी जो टेम्पररी मदद जो होती है, हिंट प्रदान करता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगी, शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा स्रोत, सबसे अच्छा वर्णन यही ऑप्शन कर रहा है। फिलहाल तो देख लेते हैं दूसरे भी ऑप्शन। शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित, कड़ाई वाली बात हो गई, मतलब जबरदस्ती, मतलब स्ट्रिक्टली, तो ये बात तो हमारी बिल्कुल गलत हो जाएगी। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है, बिल्कुल नहीं। इसमें तो दोनों ही एक्टिव होते हैं, शिक्षक और जो स्टूडेंट होते हैं, जो दोनों एक्टिव होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 ये रहा आपके सामने, देख लेते हैं दोस्तों। पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा, किसको प्रोत्साहन मिलेगा, ये हमसे पूछा गया है। जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, बिल्कुल दोस्तों आप देख सकते हैं कितना और किस, ये हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो इससे ही हम डायरेक्टली बता सकते हैं ये क्या है, हमारी जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाने वाली बात की जा रही है। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, जेंडर स्थिरता को मजबूत करता है, बिल्कुल नहीं, जेंडर स्थिरता को मजबूत नहीं करता है। अब आप सोचते होंगे ये जेंडर रूढ़ियाँ और जेंडर स्थिरता क्या होती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ये जेंडर रूढ़ियाँ होती हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है दोस्तों, जो हमारी पुरानी रीति रिवाजें चली आ रही, जैसे कोई कहता है कि भाई खेत पे तो केवल लड़के काम करते हैं, लड़कियां नहीं करती हैं, तो मतलब किसी एक को मतलब फायदा पहुंचता हो, जैसे खेत पे केवल लड़के ही काम कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती हैं। तो ये क्या हो गया भाई, ये पुरानी कहावत है, मतलब पुरानी रीति रिवाजें जो चली आ रही हैं, वही हमारी क्या होती हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप होती हैं, जेंडर जेंडर रूढ़िवादिता होती है दोस्तों। जैसे घर का काम, घर का जो खाना है केवल लड़कियां ही बनाएंगी, ये बात हमारी क्या हो जाएगी, जेंडर रूढ़िवादिता में आ जाएगी, जेंडर स्टीरियोटाइप में हो जाएगी दोस्तों। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जेंडर स्थिरता, तो जेंडर स्थिरता क्या होती है दोस्तों, और इससे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि ये जेंडर स्थिरता को मजबूत करने वाली बात नहीं कह रहा है। और जेंडर स्थिरता जो होती है दोस्तों, जैसे जब बच्चा 5-6 साल का होता है, तब उसे जब पता चलने लगता है कि मैं लड़का हूँ तो लड़का ही रहूँगा और लड़की हूँ तो लड़की ही रहूँगी, मतलब जेंडर कांस्टेंट रहेगा, ये बात जब पता कर चलने लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं, जेंडर स्थिरता कहते हैं दोस्तों। और जेंडर पहचान को मजबूत करने वाली बात बिल्कुल नहीं कही जा रही है, जेंडर भूमिका की नम्यता को हतोत्साहित करने वाली बात नहीं की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने, देख लेते हैं दोस्तों। जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम
बनाती है। तो इसमें कौन सा आंसर हमारा सही होगा, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्योंकि जीन पियाजे के बारे में बात हुई है तो थोड़ा सा मैं आपको जीन पियाजे के बारे में बता ही चुका हूँ। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं, तो जीन पियाजे जी जो हैं उन्होंने उन्होंने क्या किया दोस्तों, तो दोस्तों जो जीन पियाजे जी थे, इन्होंने हमें 4 अवस्थाएं दी थी। कौन कौन सी अवस्थाएं दी थी, अभी तो मैं आपको शॉर्ट में केवल अवस्थाओं के नाम बता देता हूँ। कौन कौन सी दोस्तों, हमारी जो पहली थी वो थी सेंसरी स्टेज। कौन सी थी दोस्तों, सेंसरी स्टेज। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। या हम इसे हिंदी में बात करें तो हमारी क्या हो जाएगी, संवेदी अवस्था। और ये हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, प्री ऑपरेशनल हमारी जो अवस्था हो जाएगी। और ये कंक्रीट अवस्था यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ये हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी दोस्तों। तो जो सेंसरी अवस्था होती है वो 0 से 2 साल के बीच होती है, और जो प्री ऑपरेशनल होती है वो 2 से 7 साल के बीच होती है, और जो हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल अवस्था होती है, जो मूर्त अवस्था होती है, वो हमारी 7 से 11 साल के बीच होती है। और जो फॉर्मल स्टेज होता है, जो हमारी औपचारिक अवस्था होती है, वो 11 से 15 साल के बीच होती है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। जो हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जब हम आते हैं, फॉर्मल स्टेज में आते हैं, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आते हैं, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, बीजगणित के बारे में जानने लगते हैं और गणित के बारे में गणना करने लगते हैं। तो दोस्तों जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके सामने। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों को लाली सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, ये किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं। ये दृष्टि संबंधी समस्याएं हैं, भाषा की समझ की समस्याएं, शालीनता विकार है, संचार संबंधी विकार है, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। तो आप देखते ही समझ सकते हैं इसे। जब बच्चा आंखों को बार बार मूंद रहा है, रगड़ रहा है, आंखों में लालिमा आ गई है, सूजन आ गई है, तो जाहिर सी बात है ये दृष्टि संबंधित समस्या हो सकती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विजुअल प्रॉब्लम होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं। अभिकथन और कारण वाला हमारा क्वेश्चन दिया गया है। एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए, इसका कारण दिया गया है। तो दोस्तों हमसे ये पूछा गया, ये बात बिल्कुल सही है या नहीं है, ये हमसे पूछी गई है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, ये बात एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये बात क्या है दोस्तों, अभिकथन जो हमारा दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है, अभिकथन जो है हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा देख लेते हैं कारण इसका। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। बिल्कुल नहीं, समाप्त करने की वकालत नहीं करता है। ये जो शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी मतभेदों को क्या करता है, समाप्त करने की वकालत बिल्कुल नहीं करता है, से उठाने की वकालत करता है। तो ये हमारा जो कारण है बिल्कुल गलत हो जाएगा, लेकिन जो अभिकथन है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए सही है और आर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूर अभिमुख विकास के क्षेत्र के डैश होते हैं। तो दोस्तों वही वाली बात आ गई जो अभी मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताई थी। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, चिल्ड्रन बेनिफिट्स फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्टिंग विद व्हाइल वर्किंग डैश देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाली बात आ गई है। तो दोस्तों जब बच्चा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में होता है, जब जेडपीडी में होता है, तो वो
जेडपीडी में जब होता है तो वो किससे जानकारी लेना चाहता है, हेल्प किससे लेना चाहता है, जो मोर नॉलेजेबल अदर्स होता है, जो क्या होता है दोस्तों, मोर नॉलेजेबल अदर्स होता है, उसी के साथ तो अंतःक्रिया का अनुभव करना चाहता है, उसी से तो लाभ कर लेना चाहता है। मतलब कहीं ना कहीं MKO मोर नॉलेजेबल अदर्स या अधिक जानकार अन्य जो होगा इनमें से कोई हमारा होगा। लेकिन अब क्या कह रहा है, जब वो क्या होगा, जब जेडपीडी के क्षेत्र में होगा, जब इस जेडपीडी के क्षेत्र में होगा तभी तो ये अधिक जानकार अन्य के पास जाएगा, तो ये इसके अंदर होगा, मतलब इसके विदिन होगा। जब जेडपीडी वाले क्षेत्र में जब वो होगा तभी वो MKO के पास जाएगा, मोर नॉलेजेबल अदर्स के पास जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? तो दोस्तों इसका क्या आंसर होगा वो हमें बताना है। छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना, बिल्कुल नहीं, हम छात्र को बार बार कार्य करने के लिए नहीं देंगे दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहेंगे, ये बात भी बिल्कुल हम नहीं कहेंगे। स्वयं नियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, ये हम कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। और माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, बिल्कुल गलत। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, छात्र के बारे में जो गलत चीज़ें होंगी वो हमारी क्या होती हैं, बिल्कुल गलत होती हैं। जो सही बात है वो ही हमारी सही होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में ये रहा आपके सामने। इसमें भी अभिकथन और कारण दिया गया है और इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है दोस्तों। तो अभिकथन क्या कह रहा है, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। तो बस दोस्तों ये बात तो बिल्कुल ठीक है, अगर बच्चा स्कूल से भावात्मक रूप से लगाव रखता है तो वो स्कूल आना चाहेगा और उसे लगेगा कि हमारे स्कूल में होने ना होने से फ़र्क पड़ता है, तो वो स्कूल आना पसंद करेगा और स्कूल में आने की अधिक संभावना उसकी बनी रहेगी। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, जब आप किसी भी चीज़ से भावात्मक रूप से कनेक्ट होते हैं तो आप उसके पास जाना चाहते हैं दोस्तों। अब इसका जो कारण दिया गया है वो हम देख लेते हैं। इसका जो कारण होगा वो हमारा कौन सा दिया गया दोस्तों, जो इसका कारण जो है वो हमारा क्या होगा दोस्तों, देख लेते हैं। भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, बिल्कुल सही बात है। जो भावनाएं होती हैं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। जब हम किसी भी चैप्टर से, अगर हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर हम उससे भावात्मक इमोशनली उससे हम कनेक्ट हो जाएं तो हम उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और बहुत ही जल्दी समझ पाते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि ये भावनाओं की बात की गई, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसीलिए छात्रों को अच्छा प्रदर्शन करने में और स्कूल में बने रहने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अभिकथन का जो कारण आर है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? तो देख लेते हैं ऑप्शन इसके क्या क्या दिए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर दे देंगे दोस्तों। शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना, बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है, बिल्कुल नहीं, जब बच्चे सही उत्तर और प्रतिपुष्टि देने लगे तभी अधिगम होगा, ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है, ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है। ये बात क्या है, बिल्कुल ठीक है। इसमें बच्चे ज़्यादा सक्रिय हैं और मैंने आपको बताया था शुरू में ही, जिसमें बच्चे ज़्यादा सक्रिय होंगे, स्टूडेंट जिसमें ज़्यादा सक्रिय होंगे, भाई हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपके सामने दोस्तों। ये भी अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप कह सकते हैं ये जो पेपर था जो 21 जनवरी 2024 को हुआ था, ये बहुत अच्छा पेपर था। मतलब आप इसे इजी भी नहीं कह सकते हैं, इसे आप इजी नहीं कह सकते हैं दोस्तों, ये थोड़ा अच्छे लेवल का पेपर था। देख लेते हैं अभिकथन। एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देनी चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर
सकता है, शिक्षकों को कम से कम मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जब बच्चा कम सीखा हुआ होता है, किसी भी चीज़ के बारे में कम जानकारी होती है, तो हमें उसे ज़्यादा संकेत और इशारे देने चाहिए, ज़्यादा हिंट देनी चाहिए, और जैसे-जैसे बच्चा थोड़ा ज़्यादा सीखता जाए, हमें उसकी मदद थोड़ी कम कर देनी चाहिए। तो दोस्तों ये बात तो बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये बात बिल्कुल क्या हो जाती है? बिल्कुल ठीक हो जाती है दोस्तों। इसके साथ ही देख लेते हैं इसका जो कारण है वो सही है या नहीं। बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी बुद्धि लब्धि इतनी है तो वो अच्छा है, उसकी बुद्धि अच्छी है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन सटीक रूप से आप नहीं बोल सकते। तो ये बात है तो सही, लेकिन अभिकथन का बिल्कुल सही कारण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28वां ये रहा आपके सामने दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? तो समाजीकरण होता क्या है दोस्तों? समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है दोस्तों जिसके बिना आदमी पशु के समान होता है, जिसके ऐसी प्रक्रिया है जिसके साथ ही अगर समाजीकरण है उसके अंदर, तभी वो एक अच्छा नागरिक बन सकता है, सामाजिक नागरिक बन सकता है, और समाजीकरण के बिना आदमी एक मनुष्य के समान होता है। आप ये मान के चलिए दोस्तों। दोस्तों ये एक क्या होती है दोस्तों? तो दोस्तों ये एक रेखीय प्रक्रिया है। बिल्कुल गलत बात है, ये एक रेखीय प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन ये एक क्या होती है? जटिल प्रक्रिया होती है। ये क्या होती है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मतलब ये इस टाइप की प्रक्रिया नहीं होती है, ये कुछ इस टाइप की कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है, कर्व टाइप की प्रक्रिया होती है जो हमारी समाजीकरण है। और ये एक बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल होती है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। मतलब ए तो हमारा नहीं होगा, बी होगा, और ये विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो बी सी डी हमारा जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर, बी सी डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, जो कि हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो दोस्तों इसमें भी अभिकथन और कारण दिया गया, देख लेते हैं। वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल अवस्था या किशोर अवस्था में प्रवेश करता है। तो दोस्तों इसके कहने का मतलब ये है कि जब कोई बच्चा मध्य बाल अवस्था या किशोर अवस्था में प्रवेश करता है तो वो कोई निश्चित क्षण नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सही है, ये कोई निश्चित क्षण नहीं होता है, ये बात बिल्कुल सही है। और विकास, इसका कारण जो दिया गया है, विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। विकास जो होता है प्रकृति में निरंतर होता रहता है, ये हमसे कहा गया है। ये बात भी बिल्कुल सही है। जैसा कि आपको पता होगा जो विकास हमारा होता है वो कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। क्या दोस्तों? कंटिन्यू कर चलने वाली प्रक्रिया है। तो अभिकथन जो है कारण आर जो है अभिकथन एक की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आपके सामने। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। कैसे कर सकता है? इसका आंसर हमें देना है दोस्तों। सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, बिल्कुल नहीं, ये बात तो गलत हो जाएगी। कम अपेक्षाएं हम क्यों रखेंगे? ना तो कम रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा। तो छात्रों में स्वायत्ता और पहल को दंडित करना, बिल्कुल दंडित करने वाली बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। और छात्रों में स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत करना, हाँ तो दोस्तों कहीं कहीं पे हमें क्या होता है दोस्तों, जो ऑटोनॉमी और इनिशिएटिव होते हैं उसमें हमें रिवार्डिंग भी करनी होती। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें, ना तो हमें कम रखनी है ना ज़्यादा उम्मीदें रखनी है, नॉर्मल रहना है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों यही था। तो दोस्तों अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को क्या करेंगे? लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है दोस्तों।